नमस्कार, स्वागत है इस कार्यक्रम में। सरकार ने बड़े नेक इरादे के साथ संसद का विशेष सत्र बुलाया है कि महिला आरक्षण जो विधेयक पारित हुआ था, उसमें कुछ अमेंडमेंट लाकर इस जो महिलाओं को आरक्षण दिया जाना है, उसको 2029 के लोकसभा चुनाव में शामिल किया जाए और राज्यों की विधानसभा में भी उसी तरह से संशोधन किए जाएँ ताकि महिलाओं को आरक्षण मिल सके। लेकिन सरकार का जो इरादा जो दिख रहा था, उससे सरकार के आगे जो डिलिमिटेशन का जो बिल है, वो जब उसका जब ड्राफ्ट लाया गया, तो ढेर सारे लोगों को लगने लगा कि सरकार का असली इरादा महिलाओं को आरक्षण देना फिलहाल नहीं है, बल्कि एक तरह से 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी करना है और उसके हिसाब से पूरी कायनात को सजाना है। अब सवाल ये है कि डिलिमिटेशन को लेकर क्यों बवाल हो रहा है? क्यों दक्षिण के राज्य इस पे आग बबूला हैं या गुस्से में हैं? उन्हें लगता है कि जिस तरह से इसमें जो आर्टिकल 82 2 और 3 में संशोधन का जो प्रस्ताव है, अगर ये पारित हुआ, तो एक तरह से जो दक्षिण के राज्य हैं, वो नुकसान में रहेंगे। उत्तर भारत के राज्यों के आधार पे, उनकी सीटों के आधार पे ही बीजेपी सत्ता में कई सालों तक रह सकती है, क्योंकि जो मेजॉरिटी का मार्क है, वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा क्योंकि दक्षिण के राज्यों का स्टेक कम हो जाएगा। तो ये सारे सवाल इस समय गूंज रहे हैं, अलग-अलग पार्टियों की मीटिंग हो रही है, जो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हो रही है, स्टालिन ने भी अपने सांसदों की बैठक बुलाई है। लेकिन सरकार ने कहा है कि जो उनका इरादा है, वो जो 50% सीटें बढ़ेंगी, वो एक प्रोपोर्शनेट अंदाज में ही राज्यों को एलोकेट की जाएगी, ना कि 2011 के का जो सेंसस है, उसके हिसाब से एलोकेशन होगा। यानी कि राज्य जो दक्षिण भारत के राज्य जिनकी आशंका है, वो नुकसान में नहीं रहेंगे। लेकिन वो जो ड्राफ्ट बिल है, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं की गई है। सरकार का कहना है कि जब फ्लोर पे बहस होगी, तो उस समय इसका इसका आश्वासन दिया जाएगा या फिर जो रूल्स फ्रेम होंगे, उसमें इस बात को रखा जाएगा। अब सवाल ये है कि सरकार के आश्वासन पे यकीन किया जाए या फिर जो ड्राफ्ट बिल है, उस पे यकीन किया जाए या फिर जब सेंसस के आधार पे ही डिलिमिटेशन अगर नहीं होना था, तो फिर इतने दिनों तक सेंसस को क्यों डिले किया गया? तो ढेर सारे सवाल इस समय फिज़ा में गूंज रहे हैं, जिसके कि उत्तर अभी तक आने बाकी हैं। तो आज के कार्यक्रम में इस मुद्दे को हम समझते हैं, हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ रहे हैं। सुनील शुक्ला साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। संजय कुमार जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमें डिकोड करेंगे। शरण जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अखिलेश जी ने साफ तौर से कहा है कि जो ओबीसी की महिलाएँ हैं, उनको एक तरह से इसमें शामिल न करने के लिए ये सारी कवायद हो रही है। और अंजलि भारद्वाज जो नोटेड सोशल एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने आरटीआई और महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी लगातार लड़ाई है, वो भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपसे सुनील शुक्ला जी, आपसे कि आपको क्या लग रहा है कि जो सरकार कह रही है कि इसमें दक्षिण के राज्य का नुकसान नहीं होगा और उस प्रोपोर्शन में उनको सीटें जो 50% सीटें बढ़ जाएँगी, वो उनके राज्यों की सीटें बढ़ जाएँगी, यानी कि तमिलनाडु में अगर 39 सीटें हैं लोकसभा की अभी, तो वो अगर 50% को जोड़ दिया जाए तो 59 सीटें वहाँ पे तकरीबन हो जाएँगी। लेकिन इसमें जो ड्राफ्ट जो इस समय आया है, जो सांसदों को बाँटा गया है, उसमें इस बात का उल्लेख नहीं है। तो उसके हिसाब से ये सीटें 50 हो जाएँगी, यानी कि तमिलनाडु को 9 सीटों का घाटा होगा। तो इस तरह से अलग-अलग राज्यों को अगर देखें, तो उत्तर भारत के जो राज्य हैं, वो फ़ायदे में रहेंगे, अगर सरकार उस ड्राफ्ट बिल में संशोधन या फिर अंडरटेकिंग नहीं देती है कि उस प्रोपोर्शन में ही सीटों का आवंटन होगा। जी धन्यवाद। नहीं, अगर मान लीजिए कि प्रोपोर्शन में ही अगर वो बढ़ा देते हैं, तब भी क्यों नहीं नुकसान होगा? अगर प्रोपोर्शनेट बढ़ाते हैं, और आपने तमिलनाडु का उदाहरण दिया, उसकी संख्या मान लीजिए हो जाएगी 59। उत्तर प्रदेश से क्या होगी? आज जो अंतर 39 सीटें हैं तमिलनाडु में और 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, लगभग 41 सीटों का अंतर है। लेकिन जब आप प्रोपोर्शनेट बढ़ाएंगे और मान लीजिए कि 59 आपने जो बताया कि यहाँ करेंगे, और यहाँ क्या करेंगे 120, तो ये दूरी 60 की हो जाएगी, ये अंतर 60 का हो जाएगा। तो यह जो सरकार कह रही है कि दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। वह अपने उन राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ा लेगी जिन राज्यों में उसका समर्थन है,
जिन राज्यों को वह अपना एक राजनीतिक आधारभूत मानती है। उसके पीछे मतलब ये, अगर आप इस पूरे के पूरे प्रयास को एक तार्किक अंजाम तक ले जाना चाहते हैं, तो फिर आपको जनसंख्या करा लेने के बाद लाने में क्या दिक्कत थी? जब आपने जो महिलाओं के आरक्षण संबंधित विधेयक भी बिल जो कानून बन गया है अब, सरकार ने तो कहा था कि जब जनगणना हो जाएगी और डिलिमिटेशन हो जाएगा उसके बाद उसको लागू करेंगे। अचानक क्यों हड़बड़ी हो गई आपको? यह सरकार जो कुछ भी निर्णय करती है उसके पीछे उसके राजनीतिक लाभ होते हैं। उसके पीछे कोई एक ऐसा निर्णय नहीं बता सकते आप जिसमें कहा जाए, जिसमें जनहित शामिल हो, जिसमें देशहित शामिल हो। दलीय राजनीति, दलीय हित, चुनावी लाभ इस सरकार की प्राथमिकताओं में है। कोई पूरी तैयारी के साथ आप कह रहे हैं कि आपने एक ड्राफ्ट बिल ले आए, उस ड्राफ्ट बिल को लेकर के लोगों के मन में संदेह है, फिर कह रहे हैं जब बहस होगी तब हम आश्वासन, कौन सा तर्क है? सवाल है कि जो विधेयक आपके सामने आया है, जो ड्राफ्ट आया है, उसी के आधार पर तो आगे की कार्रवाई होगी। जो विधेयक आप पास करेंगे वही तो ले जाके आप कानून बनाएंगे, उसमें संशोधन कर देंगे आप। तो आप कह रहे हैं 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले सरकार को ये लगा कि अब कैसे बीजेपी सत्ता में रहे, उसके लिए ये सारी कायनात सजाई गई है। महिला आरक्षण कवर है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है वो इस तरह से डिलिमिटेशन करना है, क्योंकि इसमें जो आर्टिकल 82 2 और 3 में जिस तरह के संशोधन का प्रस्ताव है, उसके बाद तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेफगार्ड है वो भी खत्म हो जाएगा कि भाई सेंसस के बाद डिलिमिटेशन संसद जो है एक सिंपल पास करके उस पे कर सकती है। तो जो भी पार्टी की सरकार होगी वो अपने हिसाब से डिलिमिटेशन करेगी। हाँ, बिल्कुल ही है। और दूसरी चीज आप ये मत कहिए कि 2029 का लोकसभा का चुनाव, आज जो नागरिक महिला आरक्षण का जो लागू करने की बात की जा रही है, उसमें तत्काल 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी शामिल है, उनको भी नहीं आया उसकी। वहां भी यह संदेश देने की कोशिश है कि हम महिलाओं का आरक्षण दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आज 2026 में चर्चा कर रहे हैं और आकर के 2029 तक जाएंगे। ये तत्काल उसके पीछे कारण डिलिमिटेशन 2029 के लिए ही है। लेकिन महिला को आरक्षण देने का जो विषय है वो जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं वह ध्यान में है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की जनता को यह संदेश देने की कोशिश है कि वह महिलाओं के साथ खड़ी है। अगर आप निश्चित रूप से महिलाओं का आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन तो आप तत्काल जिस समय यह विधेयक पास हो रहा था तभी आप कर लेते। फिर आप 2029 और ये जनगणना फलाना ढमा की बात क्यों कर रहे थे भाई? उसमें सरकार ने कहा था। और ऐसे अचानक कैसे कौन से हालात पैदा हो गए कि नहीं तत्काल लागू कीजिए आप? कोई महिलाओं का समूह सड़क उतर करके विद्रोह कर रहा है, जुलूस निकाल रहा है, प्रदर्शन कर रहा है कि नहीं आज इसे मुझको चाहिए। उस समय लोग कर रहे तो आप सुनने के लिए तैयार नहीं थे, फिर अचानक से आप इसको लागू करने लगे। ठीक है, बिल्कुल से विलंब नहीं होना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक कारणों से जल्दीबाजी बहुत उचित नहीं है। ठीक है, अंजलि जी, आप इस मुद्दे के लिए लड़ी हैं और आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आपको इसमें प्राइमा फेसी क्या ऑब्जेक्शन लगता है? आपको लगता है कि महिला आरक्षण और उनको एम्पावरमेंट होनी चाहिए, सीटें बढ़ जाए, बहुत अच्छी बात है, ये तो सारे लोग कह ही रहे थे, लेकिन सरकार का जो रियल मोटिव है, असली एजेंडा है, वो आपको लगता है महिलाओं के लिए सीटें बढ़ाना, जो असली एजेंडा कुछ और है? जी बिल्कुल। देखिए, बहुत स्पष्ट हो गया है। पहले तो ये आशंका थी, पर कल जब ड्राफ्ट बिल्स को सर्कुलेट कर दिया गया है तो बहुत साफ हो गया है कि महिला आरक्षण तो बहाना था और ये असली जो काम करने की कोशिश है वो डीलिमिटेशन की है। डीलिमिटेशन बहुत ही फ्रॉट इशू रहा है, बहुत ही स्टिकी इशू रहा है। हम सब देश में जानते हैं कि किस तरीके से नॉर्थ साउथ के टेंशन्स इसके कारण बढ़ने का पूरी संभावना रही है। सरकार ये जानती है और डीलिमिटेशन को महिला आरक्षण के आड़ में करने का ये पूरा काम चल रहा है। देखिए, हम लोग ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी उसमें यही बात कही थी कि अगर सरकार कोई बिल लेके आना चाहती है तो सरकार को खुले रूप से लाना चाहिए था। ये गोपनीय तरीके से, बिल्कुल सीक्रेसी में इस तरीके के कानून लाने की क्या जरूरत है सरकार को?
अगर सरकार की मंशा साफ है, आप महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनकी रिजर्वेशन तुरंत हो जाए, तो आप खुल के कानून लाइए ना। आप कानून का मसौदा सबके साथ शेयर करिए। आप बताते क्यों नहीं है महिलाओं को कि आप क्या कानून लेके आने वाले हैं? बिल्कुल गोपनीय तरीके से, विदाउट एनी पब्लिक कंसल्टेशन, विदाउट एनी ट्रांसपेरेंसी, आपने किसी को बताया ही नहीं आप क्या ला रहे हैं। बस आप ये कह रहे हैं कि हम तो एक स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। फिर मीडिया में सोर्सेस के थ्रू स्टोरीज कराई जाती हैं जिसमें बिल्कुल मिसलीडिंग बातें कही जाती हैं कि 3 कानून आ रहे हैं, उसमें से एक जो डीलिमिटेशन बिल है उसमें प्रोपोर्शन के हिसाब से बढ़ाया जाएगा, डीलिमिटेशन की जाएगी, सीट्स को प्रोपोर्शन के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। कल जब एमपीज को सर्कुलेट हुआ ड्राफ्ट, तो पहली बार पता चलता है कि इसमें तो लिखा है, पहली तो उन्होंने अपनी ताकत ले ली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जगह और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज की जगह, अब एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू डिसाइड होगा कि कौन सी सेंसस के बेसिस पे डीलिमिटेशन की जाएगी। अब लेटेस्ट सेंसस 15 साल पुराना आपका 2011 का है, आप उसके बेसिस पे करेंगे। 26 तो आप कह रहे हैं हम वेट नहीं करना चाहते, इसीलिए हम जल्दबाजी में ये सब कुछ काम कर रहे हैं। मतलब ये जो पूरा इन्होंने मसौदा अब डाला है, अगर आप ये देखिए कि ये इसका मतलब क्या है। तीनों जो कानून आए हैं उसमें मदर बिल अगर हम कहें वो डीलिमिटेशन बिल है, क्योंकि जो विमेन्स रिजर्वेशन है वो उसका तो बिल्कुल एक अम्बिलिकल कनेक्शन दिखाई दे रहा है टू द डीलिमिटेशन बिल। आप ये कह रहे हैं हम जल्दी से इसको कराना चाहते हैं, लेकिन आप अभी भी उसको डीलिमिटेशन से लिंक नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर महिला आरक्षण जल्दी से कराने की बात होती, मैं आपको अभी बता देती हूं, 1 लाइन की अमेंडमेंट की जरूरत थी। पहले भी यही बात हो रही थी 2023 में जब सरकार ये बिल लेके आई थी, बार बार यही कहा जा रहा था आप इसको सेंसस और डीलिमिटेशन से डीलिंक कर दीजिए। उस समय पे सरकार ने बात नहीं सुनी। अब यू टर्न लेकर सरकार कह रही है हम डीलिंक करना चाहते हैं सेंसस से, डीलिमिटेशन से अभी भी नहीं करा। सीधी सी एक अमेंडमेंट आनी चाहिए थी टू द विमेन्स रिजर्वेशन एक्ट, जिसमें 1 लाइन में ये लिखने की जरूरत थी कि एनी नंबर ऑफ सीट्स जितनी भी हो, लोकसभा में हो चाहे स्टेट असेंबली में हो, उसका 1/3 हिस्सा आज से महिलाओं के लिए आरक्षित है जब भी चुनाव होंगे। आप 2029 का इंतजार क्यों करना चाहते हैं? आप तो अगला जब चुनाव हो स्टेट्स में उसमें भी आप आरक्षण कर दीजिए, कौन रोक रहा है आपको? मंशा ही ठीक नहीं है। प्रॉब्लम हियर इज दैट पॉलिटिकल विल ना 2023 में थी, हमें नजर आई कि फटाफट ये काम हो, महिला आरक्षण का कानून जरूर पास हो गया, लेकिन ना तो तब कोई इसके अंदर हमें पॉलिटिकल विल नजर आई इसको ठीक से कराने की, और ना आज नजर आ रही है। मतलब सीधा नजर आ रहा है ये बात कि सरकार गुमराह कर रही है लोगों को। आप कल का भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, फ्रंट पेजेस पर पीयूष गोयल जी की पिक्चर के साथ में स्टोरी चलाई जा रही है कि सदर्न स्टेट्स को वरी करने की कोशिश जरूरत नहीं है, उनको कोई डिसएडवांटेज नहीं किया जाएगा। और कल ही दोपहर में जो बिल का ड्राफ्ट निकाले जाते हैं, जो एमपीज के साथ शेयर किए जाते हैं, उसमें तो मतलब जिस तरीके की बात हुई है कि पॉपुलेशन के बेसिस पर किया जाएगा डीलिमिटेशन, तो मतलब साउथ इंडियन स्टेट्स जो हैं उनकी प्रोपोर्शन तो बहुत जबरदस्त ड्रास्टिकली गिरेगा। तो आप महिला आरक्षण के नाम पर पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप हमारे देश का चेंज कर रहे हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द वुमेन ऑफ दिस कंट्री, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। और अंजलि जी, जो अगर जिस तरह के चेंजेस की बात कही गई है ड्राफ्ट में, अगर 82 जो आर्टिकल है उसमें चेंजेस आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो इस समय मेजोरिटी का मार्क जब ये सीटें बढ़ जाएंगी, 850 हो जाएंगी, तो मेजोरिटी का जो मार्क होगा वो कैसे बीजेपी को फेवर में करेगा? क्योंकि नॉर्थ इंडिया की जो सीटें हैं वो तकरीबन 366 हो जाएंगी अगर उस हिसाब से देखा जाए। तो आपको लगता है कि बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए ये सारा कवायद कर रही है? उनको लग रहा है कि ठीक है,
ऐसी चीजें कर दो जैसे कि आसाम में उन्होंने किया डिलिमिटेशन करके कि अब वहां पे कांग्रेस सत्ता में आना नामुमकिन है एक तरह से, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां की ऐसी इतर बितर हो गई हैं कि वहां पे कांग्रेस सत्ता में आना बहुत मुश्किल उनके लिए हो गया है। वैसी स्थिति आपको लगती है कि क्या डिलिमिटेशन का असली जो मकसद ये है कि नॉर्थ इंडिया की सीटों के आधार पे ही बीजेपी नॉर्थ वेस्ट और ईस्टर्न इंडिया जहां पे बीजेपी की सत्ता है, जहां पे मजबूत है, उसके आधार पे ही वो सत्ता में बने रहे? देखिए, नॉर्थ में हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में तो हमें मालूम है कि बीजेपी का ही बोलबाला है, और सदर्न स्टेट्स में बीजेपी कमजोर है रिलेटिवली, ये सब जानते हैं। अब डिलिमिटेशन के बाद अगर आप जो रिप्रेजेंटेशन है वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की आप बढ़ा देंगे और प्रोपोर्शनेटली साउथ इंडियन स्टेट्स की आप घटा देंगे, तो मतलब आप तो साउथ इंडिया को बिल्कुल डिसएम्पावर कर रहे हैं इन द लोकसभा। आप साउथ इंडिया को डिसएम्पावर कर रहे हैं, उनकी आवाज को आप संकुचित कर रहे हैं। तो ये तो सीधी सी बात है। अब कोई भी कानून आना है अगर आगे से, अगर हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में नॉर्थ इंडिया के अंदर जो स्टेट्स है उनके नंबर ऑफ एमपीज इतने ज्यादा हो जाएंगे और डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज हो जाएंगे, तो मतलब अगर सदर्न स्टेट्स को कुछ अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना हो पार्लियामेंट के अंदर, उनके पास तो आवाज ही नहीं बचेगी। मतलब आप तो नंबर गेम है, आप उसके अंदर तो आप खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हम नंबर हमारे होंगे सारे जो नॉर्थ इंडियन बेल्ट है और सदर्न बेल्ट के नहीं होंगे। तभी आप देखिए कि किस तरीके के बयान आ रहे हैं चीफ मिनिस्टर से। मतलब जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं 5, वहां पर तो समझ में आ रही है लोगों को कि दिस इज क्लियरली टू डिसएम्पावर द साउथ इंडियन स्टेट्स विज़-विज़ द नॉर्थर्न स्टेट्स, और नॉर्थ में बीजेपी की पकड़ है। अब ऐसे में तो फिर मतलब दिस इज लुकिंग वेरी क्लियरली लाइक अ प्लॉय कि कोशिश यही है कि बीजेपी को कैसे एम्पावर किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये केवल मेरे या आपकी सोच नहीं है, आज ये सोच हमें नजर आ रहा है कि लोगों को समझ में आ रही है ये बात। और जो स्टालिन जी ने बयान दिया कल, आज भी जो उन्होंने बयान दिए हैं, मतलब इट इज क्वाइट क्लियर कि लोगों को दक्षिण में समझ में आ रही है ये बात कि किस तरीके से उनकी आवाज को कम करने की कोशिश है पार्लियामेंट के अंदर सीधी तरह से। तो बिल्स कौन से आएंगे, कितना आप आज देखिए कि 2/3 मेजॉरिटी की बात हो रही है। अदरवाइज हम देखते हैं पार्लियामेंट का एक्ट पास होता है कम से कम 50% होनी चाहिए। अगर प्रोपोर्शन बढ़ा कर नॉर्थ का ही बढ़ता जाएगा, साउथ का घटता जाएगा, तो फिर तो मतलब नॉर्थ के मतलब के बिल ही पास हो, जो नॉर्थ में पावर में है, जो कि बीजेपी है, उनके मतलब के ही बिल पास हो। सदर्न स्टेट्स के तो उनको नजर आ रहा है साउथ इंडिया में रहने वाले लोगों को कि उनके वजूद को, उनकी रिप्रेजेंटेशन को, उनके जो पॉलिटिकल पावर है उसको रिड्यूस करने का पूरा खेल चल रहा है। और ये बड़े आराम से विमेन्स रिजर्वेशन का स्मोक स्क्रीन यूज करते हुए हो रहा है। तो मतलब अगर आप और हम या कोई भी खड़े होके आज डिलिमिटेशन बिल के खिलाफ कुछ कहे, तो बस ये सीधा से कह दिया जा रहा है कि आप तो विमेन रिजर्वेशन नहीं चाहते। कौन नहीं चाहता विमेन रिजर्वेशन? मेरे ख्याल से यहाँ पे बैठे सभी लोग चाहते हैं विमेन रिजर्वेशन। क्या महिलाएं जिन्होंने इतने सालों तक मांग करी, देखिए 2023 में भी किसी पार्टी की चैरिटी नहीं थी या उनकी कोई गुडविल नहीं थी कि उन्होंने विमेन्स रिजर्वेशन पास करा। महिलाओं का 30 साल से ज्यादा का संघर्ष था जिसके कारण ये बिल आया था। और आज भी क्या महिलाएं नहीं चाहती कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो और रिजर्वेशन हो? लेकिन कहा जा रहा है, समझ में आ रही है कि महिला आरक्षण का तो कोई फायदा नहीं होता दिख रहा है इसके अंदर, ये तो सीधा डिलिमिटेशन का खेल चल रहा है। अब अगर कहेंगे कि नहीं ये तो गलत बात हो रही है, ये बिल ठीक नहीं है, तो कहा जा रहा है कि नहीं आप तो चाहते हैं कि विमेन रिजर्वेशन डिले हो जाए। बिल्कुल नहीं चाहते, हम चाहते हैं एक लाइन का अमेंडमेंट ले आइए आप और अगले चुनाव, स्टेट चुनाव से ही लागू कर दीजिए आप विमेन रिजर्वेशन। आप करना नहीं चाहते, वरना क्या प्रॉब्लम है, आप डीलिंक कर दीजिए। आपका कल सेशन शुरू है, आप कल सेशन में बिल बना के ले आइए और आपको बिल्कुल समर्थन होगा। आप कहिए कि हम महिलाओं के आरक्षण को सेंसस और डिलिमिटेशन से डीलिंक करते हैं। 543 सीट्स हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में, उसमें से 1/3 पर अब महिलाओं का आरक्षण होगा। स्टेट असेंबलीज जहां पर भी हैं उनकी जितनी भी सीटें हैं 1/3 पर महिलाओं का आरक्षण होगा हेंसफोर्थ। आप 2029 की वेट क्यों करते हैं? आप 2026-27 से शुरू करिए ना। बिल्कुल।
शरद जी, आपके नेता अखिलेश जी ने ये ट्वीट किया है कि असली जो एजेंडा है, क्योंकि इसमें एक सवाल ये भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, जो अखिलेश जी ने कहा है कि असली जो एजेंडा है वो ओबीसी जो वुमेन हैं, कास्ट सेंसस नहीं हो, क्योंकि पहले तो सेंसस होगा, उसमें कास्ट का इस बार ब्रेकअप आएगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगी, तो इसलिए कास्ट सेंसस नहीं हो और जो ओबीसी महिलाएं हैं उसको हक नहीं मिले, इसलिए सरकार ये सारा कुछ प्रोपेगेंडा या सारा कुछ जो मोटिव है, तो इसमें एक नया एंगल ये भी है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? और क्या जैसे ढेर सारे लोग जो सरकारी पक्ष का जो काउंटर आर्गुमेंट दे रहे हैं कि भाई 1971 के बाद तो जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी है, उसमें लोकसभा में एक लोकसभा में 20 लाख लोग हैं, दूसरे में कम हैं, तो इसलिए डिलिमिटेशन जरूरी है, इसलिए 2011 के आंकड़ों पे ही होना चाहिए। तो इन दोनों आर्गुमेंट को कैसे आप एड्रेस कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो 2 परिप्रेक्ष्य दिए हैं, दोनों बिल्कुल अलग हैं। मैं पहले को एड्रेस करना चाहूँगा और उससे पहले मैं थोड़ा मैक्रोज़ देना चाहूँगा। ये जो संगी साथी क्लब है, जिनको हम संगी साथी बोलते हैं, इनके कुछ मैक्रो प्लान्स हैं। मैं उसको जो उन्होंने सिम्बॉलिक नाम दिए हैं, उसके नाम से ही बता देता हूँ। ये सपना देखते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने का, ये बातें बताते हैं अखंड भारत को बनाने की और वर्ण व्यवस्था ये सनातन परंपरा में ले जाना चाहते हैं, जहाँ पे 4 वर्ण हैं। लेकिन एक सिविलाइज्ड दुनिया में लोग डेमोक्रेसी लाते हैं और डेमोक्रेसी साल दर साल मैच्योर होती है, मैच्योरिटी की तरफ चलती है और जो कंटेम्परेरीज होते हैं वो उसको स्टेटस को में रखना चाहते हैं। तो लड़ाई तो वो है। अब इस लड़ाई में दिक्कत कहाँ आई है कि हमारे 70, 80, 85 साल की डेमोक्रेसी में जो ऑप्रेस समाज है, जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, उनमें भी थोड़ी बहुत शिक्षा आई है, पैसा आया है, जागृति आई है, दुनिया देखी है, अवेयरनेस आई है, हक अधिकार की समझ आई है, तो उनके एस्पिरेशंस बहुत ग्रो किए। स्पेशली मंडल आंदोलन के बाद पिछले 30-40 साल में और जो 90s के बाद हमारी इकोनॉमी ओपन हुई है, तो बहुत सारे मौके मिले हैं। तो जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इन सपनों को एक अच्छी मजबूत सरकार 10 साल केंद्र में सत्ता के बावजूद जो संघ अपना स्वर्ण काल कह सकती है, उन स्थितियों को नहीं थोप के पाए, हिंदुस्तान पे थोप नहीं पाए। अब इन्होंने जो सेकंड जो फेज शुरू हुआ है वो लगातार सेंसस पे बात रही है और ये बहुत समझदार लोग हैं, इसीलिए कोरोना के नाम पे सेंसस को टाला गया है। और जब ये इनवेरिएबली होने की स्थिति में आया है कास्ट सेंसस, तो जो राजनीति का दौर बदला है 2023-24 से और जो ओबीसी और दलित केंद्रित राजनीति का जो फैलाव हुआ है उसको इन्होंने महिला राजनीति से रोकने का प्रयास किया, इसलिए ये महिलाओं का बिल आया। लेकिन जब दबाव और बढ़ा, खास तौर से यूपी में जैसे पीडीए की बात चली है, तो अब उनके पार्टी के पदाधिकारियों की लिस्ट बनाते हैं तो रिमार्क्स कॉलम में जाति भी लिखते हैं। इतने दबाव में भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है। तो ये बात सामने आई कि हम डिलिमिटेशन का वेट नहीं कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है, जातिवार जनगणना के बाद अगर हम महिला बिल को लागू करते हैं और बाकी डिलिमिटेशन को लागू करते हैं, तो जो कास्ट सेंसस होगा उसके साथ सिर्फ जनगणना का दबाव ही नहीं आएगा, जो सोशो इकोनॉमिक चेंजेस हैं या जहां पे डिप्रीवेशन है वो भी निकल के उस डिलिमिटेशन से बाहर आ जाएगा। तो सिर्फ फैसला महिला बिल या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वहां तक केंद्रित नहीं रहेगा, उसके साथ और क्लिष्ट सवाल सामने आएंगे। इसलिए इन्होंने ये स्टांस चेंज लिया है कि अगर हम सेंसस कर रहे हैं तो सेंसस थोड़ा डिले हो, 27 तक हो, लेकिन महिला आरक्षण का मुद्दा सामने रख दें। अब इसमें जब हम मैक्रो की बात कर रहे हैं तो एक माइक्रो का एंगल भी समझ लीजिए। राजनीति में कोई भी चर्चा जिस समय काल पे होती है उसका कोई ना कोई इमीडिएट राजनीतिक कारण भी होता है। पहले जब महिला बिल आया था तब भी उसकी समय और काल में चुनावी जरूरत थी और अभी बिल्कुल शुक्ला जी ने सही कहा है, बंगाल में चुनाव है, कहीं ना कहीं उन चुनावों पे महिला बिल के इस प्रभाव से ये रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, जो कि उनके पास साधन संसाधन और तंत्र हम और आप सब जानते हैं उनके कंट्रोल में है। परसेप्शन बनाने में उनको कंपैरेटिवली बहुत आसानी होती है, तो वो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे कि वो महिला बिल के साथ हैं, महिलाओं के आरक्षण के साथ हैं, हम खिलाफ। अगर ये कास्ट सेंसस हो जाएगा तो फिर सवाल ये उठता है कि सब महिलाएं महिलाएं हैं, हम मानते हैं, दलित महिला है, ये भी सब मानते हैं, फिर पिछड़ी महिला पिछड़ी नहीं है क्या? ये मानने को लोगों में क्या दिक्कत है?
यहां से अखिलेश जी का सवाल उठता है कि अगर महिलाओं में आरक्षण मिल रहा है और हम कैटेगराइज कर रहे हैं, तो पिछड़ी महिला की जो पिछड़ेपन की आइडेंटिटी है, क्या वो सिर्फ पुरुषों तक आइसोलेटेड है? क्या पिछड़ों के पुरुष पिछड़े हैं और पिछड़ों की जो महिलाएं हैं वो पिछड़ी महिलाएं नहीं हैं? और अगर ऐसा है तो फिर उनको भी उनके हिसाब से मिलना चाहिए। और अगर आप 2011 के सेंसस को रेफरेंस लेते हैं, तो जो हमारे पास डेटा है उस हिसाब से पिछड़ी महिलाओं का आरक्षण इसमें इंक्लूड कर दीजिए। इसलिए उनकी ये डिमांड आई है। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, और ये मैं वापस आपको मैक्रो पे लेके आता हूं। ये कास्ट सेंसस का चक्रव्यूह इतना बड़ा है कि संगी साथी का पूरा क्लब इसमें डूब जाएगा। जो मेरा अपना सामाजिक अस्तित्व है उसके हिसाब से मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं और मैं ये जानता हूं, लेकिन मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं। जातिवार जनगणना का जो ये इकोसिस्टम बनने वाला है, जो 2-3 साल में होने वाला है, संगी साथी इकोसिस्टम के ड्रीमर्स जो हैं और जो सो कॉल्ड एस्पायरिंग अचीवर्स हैं, ये सारे के सारे जहाज लेके इसमें डूब जाएंगे। जी ठीक है। संजय, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो डिलिमिटेशन का जो क्लॉज है कि अब आने वाले दिनों में अगर ये बिल पारित हो जाता है तो जिसके लिए जरूरी नहीं होगा कि फिर से सेंसस हो और उस सेंसस के आधार पे डिलिमिटेशन हो। सरकार जिस भी सेंसस को चाहेगी पार्लियामेंट में उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और उन सब की जरूरत नहीं होगी। सरकार किसी भी सेंसस को का हवाला देकर उसके जरिए डिलिमिटेशन कर देगी। इसके अलावा एक तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है वो खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि इन सब के पीछे असली मोटिव क्या है? देखिए, सरकार ये मजाक कर रही है देश की आवाम के साथ। ये पहले रिलीजियस पोलराइजेशन करते थे, अब ये रीजनल पोलराइजेशन इनके जीन में है। और ये जो बिल अभी लाने जा रहे हैं, डिलिमिटेशन का बिल, जिसको विमेन रिजर्वेशन बिल को भी में उसमें टैग किया है, ये सीधा सीधा एक कवायद है कि इस रीजनल पोलराइजेशन का। और इसका मैं आई एम वरीड कि जो इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होगा। देखिए, जिस ढंग की राजनीति उन्होंने मणिपुर में की कि एक मेते को दूसरे एक ट्राइबल कम्युनिटी के साथ लड़ाकर आज मणिपुर में ये स्थिति हो गई कि दोनों कम्युनिटी अब एग्जिस्ट नहीं करना चाहते सेम बाउंड्री में। मेते अलग रहना चाहते हैं, कुकीज अलग स्टेट में रहना चाहते हैं। आज भारत ये पहली दफा ऐसा हुआ इंडिया में कि और मणिपुर में कि इस ढंग की राजनीति से ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स के बीच में इतनी बड़ी खाई बन गई। पहले मनमुटाव होते थे, फिर वो मिल जाते थे, लेकिन उन्होंने इनकी राजनीति ने ऐसा कर दिया कि मणिपुर को बांट दिया। अब लोग आपस में इनके जीन में ही नहीं है, बीजेपी आरएसएस के जीन में नहीं है कि ये लोगों को साथ लेकर चल सके और ये देश को मजबूत कर सके, सारे पहलुओं को लेकर सारे लोगों को साथ ले जाकर। अब इसका इम्प्लीकेशन अगर इस आर्गुमेंट से संजय देखें तो क्या दक्षिण भारत में बीजेपी का जो सारा एक्सपेंशन का प्लान और जो केरलम से लेकर तमिलनाडु में बीजेपी जो एफर्ट कर रही है, तो बीजेपी क्या उस पे ठंडे बस्ते में डाल देगी? नहीं, ठंडे बस्ते की बात नहीं। मैं वो बीजेपी का तो गेम प्लान जो अपना एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो साइकोलॉजी, जो सदर्न इंडियन के साइकोलॉजी पे जो प्रभाव पड़ेगा इस राजनीति का, वो दूरगामी होगा। आप देखिए, ऑलरेडी एक साइकोलॉजिकल डिवीजन है। सदर्न इंडियन ये फील करते हैं कि हम नॉर्थ इंडिया का बर्डन कैरी करते हैं, बैकवर्ड नॉर्थ इंडिया का ये बर्डन कैरी करते हैं। आप इस डिवीजन से, इस जो आप डिलिमिटेशन करने जा रहे हैं और सीट बढ़ाकर आप उसको साउथ इंडिया जो इकोनॉमिकली पावरफुल है, जो प्रोग्रेसिव है बहुत मायने में, वो और एजुकेशनली काफ़ी एडवांस है, उसको आप डिसएम्पावर करने जा रहे हैं। और देखिए, जो साउथ इंडिया में जो आप ऑलरेडी एक माहौल है, एक ऑलरेडी एक एंटी
कहिए कि जो एंटी दिल्ली सेंटिमेंट है बिकॉज ऑफ इट्स लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स, आप इस डिलिमिटेशन पॉलिटिक्स की वजह से आप स्टेट्स लाइक तमिलनाडु विल बर्न। ऑलरेडी वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया है। क्या लगता है कि जो इनके ही जो सहयोगी हैं आंध्र प्रदेश में टीडीपी के, क्या उनकी हिम्मत होगी कि जिस इस बिल के मसौदे को वो पूरे ढंग से समर्थन कर देंगे? अभी तक टीडीपी खुलकर नहीं आई है। मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी के एनडीए में ही डिवीजन ना हो जाए। टीडीपी के लिए काफी एक पॉलिटिकल रिस्क होगा अगर वो बिल के इस मसौदे को पार्लियामेंट में समर्थन करती है। तो एक मैं बीजेपी संजय ये बहुत ही पॉलिटिकल सवाल पूछ रहा हूं कि देखिए, ये सरकार जो बीजेपी एनडीए की सरकार है, ये कोई भी कदम उठाती है तो उसके पीछे इलेक्टोरल गेन्स कैसे हो, वो उनका एजेंडा फुटप्रिंट रहता है। अब एक समय में अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से डिलिमिटेशन के ऊपर बहस हो रही है और संसद में बहस होगी, तो तमिलनाडु में जो बीजेपी एआईडीएमके के साथ गेन करने की कोशिश कर रही थी, स्टालिन ने पूरी तरह से एक तरह से उनका कैडर एक्टिव हो गया। आज उन्होंने एमपीज की बैठक बुलाई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठ के हो रही है। तो यानी कि दिल्ली के खिलाफ दिल्ली का एक और आक्रमण तमिलनाडु में किस तरह से साउथ के राज्य को दिल्ली डिस्टर्ब करना चाहती है, तो ये तो स्टालिन के पक्ष में जाएगा। दूसरा, क्या बीजेपी ने फिर ये मूव इस समय क्यों उठाया? क्या बीजेपी को लगता है कि तमिलनाडु में वैसे भी कोई गेन नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन उनकी जो नजर है कि पश्चिम बंगाल में गेन होना चाहिए? तो ठीक है, पश्चिम बंगाल में वुमेन वोटर को मैसेजिंग करके, वो नैरेटिव क्रिएट करके, और जो टीएमसी के लीडरशिप है उसको 3 दिन कम से कम अगर कैंपेन में दिल्ली में ही रोक लिया तो कम से कम टीएमसी का नुकसान होगा। ये असली एजेंडा है? क्योंकि ये सब चीजें तो बाद में भी हो सकता था। ठीक है, जुलाई के महीने में भी सरकार ये सर डिलिमिटेशन का ये जो सारा कुछ अगर एजेंडा है वो उसको कर सकती थी। देखिए, अब ये माइंडसेट, इनकी माइंडसेट और ट्रम्प की माइंडसेट में कोई अंतर नहीं है। आप ट्रम्प से रीजनिंग जानना चाहेंगे क्यों ईरान पे अटैक किया, सेम थिंग अप्लाइज टू मोदी। व्हाई यू आर डूइंग दैट? क्या पॉलिटिकल यहाँ पे कंपल्शन है, क्या पॉलिटिकल नेसेसिटी है, टाइमिंग है? ये काम आप बाद भी कर सकते, 2 महीने बाद भी कर सकते थे। ओरिजिनल आइडिया विमेन रिजर्वेशन बिल का ये था कि जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट में आप रिजर्वेशन देंगे 33%। ये आइडिया नहीं था कि आप 850 ले जाएंगे उसके बाद 33% देंगे, ये नहीं था। ये तो पूरे विमेन मूवमेंट को आप, विमेन रिजर्वेशन मूवमेंट को आप डाउन प्ले कर रहे हो और उसको आप ये कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो, उसके सेंटिमेंट के साथ खेल रहे हो आप। ये तो अगर आप लॉजिक जानना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के पॉलिटिक्स में, सो देयर इज नो लॉजिक। अगर वो ये इंसान सोचता नहीं है, वो जस्ट, आप बताइए क्या लॉजिक ढूंढेंगे डिमोनेटाइजेशन में? क्या लॉजिक था कि आप हेस्टी वे में जीएसटी लागू कर दें? क्या लॉजिक था अभी भी 370 को आपने रिमूव किया जम्मू एंड कश्मीर से? क्या लॉजिक था? व्हाट इज योर गेन? कैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दैट? सवाल लोग नहीं पूछते हैं, लेकिन सवाल तो जायज है। आपका गेन क्या है? ये बहुत सारी चीज सरकार ने ऐसे डिसीजन लिए जो बताए कि उससे गेन क्या है। मनमौजी, क्योंकि हम पावर में हैं, हमारे पास कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ट्रम्प सोचते हैं हमें हमेशा दिखना, एवरी मॉर्निंग आई हैव टू feel like I am the president of the United States of America. This man thinks the same way, that I am the prime minister of India. I have to be seen everywhere in the news channel and newspaper, and I have to be debated. यही लॉजिक है और कोई नहीं। इनके पॉलिटिक्स को आप ऐसे ही डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसमें क्या, इसमें आप तो सेंसस क्यों करा रहे हो? अगर आपको डिलिमिटेशन करना है 2011 से ही, वही 2011 का ही सेंसस रहने दो, आप तो उसी को पॉपुलेशन को मानो। क्यों आपने डिले क्यों किया सेंसस में? बहुत सारी चीजें सवाल, चूंकि मीडिया इतनी कमजोर हो गई इस देश में, मेन स्ट्रीम मीडिया सवाल पूछते नहीं है। और ये सरकार अब चूंकि इलेक्शन कमीशन की वजह से अकाउंटेबल नहीं है टुवर्ड्स द पीपल, तो वो नहीं समझती है कोई जिम्मेवारी की, जिसके जहां रूल कर रहे हैं और जिस पे शासन कर रहे हैं उसके प्रति कोई अकाउंटेबिलिटी है, उनको एक्सप्लेन किया जाए। दे डोंट फील दैट वे, बिकॉज ये सरकार
अगर देखा जाए सारे पैरामीटर से अभी इलेजिटिमेट है। इनको इलेक्शन कमीशन को आपने जिस ढंग से कॉम्प्रोमाइज करके इलेक्शंस करा रहे हैं और जीत रहे हैं और सारे सबूत आपके खिलाफ जा रहे हैं, दैट इट शोज के दे आर नो लॉन्गर अकाउंटेबल टू द पीपल। ये एक तरफा ऐसे चलाते जा रहे हैं और जो मन है करते जा रहे हैं, चूंकि दे आर द रूलर, शहंशाह की तरह बिहेवियर कर रहे हैं। यही ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल। अंजलि जी, एक छोटी सी टिप्पणी कि आपको क्या लगता है कि अगर डिलिमिटेशन कमीशन, जो सरकार कहती है कि डिलिमिटेशन कमीशन ये तय करेगा कि किस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरह से उसका कंटूर होगा कंस्टिट्यूंसी का, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर करा के जो लोग हैं उनको एक बड़े पैमाने पर रोल से बाहर कर दिया, तो वैसे अगर डिलिमिटेशन कमीशन में रिटायर्ड जज या सिटिंग जज होगा भी तो स्थिति सेम होगी जैसे एसआईआर का था। देखिए, आज जो हमारे इंस्टीट्यूशंस का हाल है वो तो बहुत कंसर्निंग है ही, और इलेक्शन कमीशन किस तरीके से काम कर रहा है, एसआईआर पे जिस तरीके की प्रॉब्लम्स को फ्लैग किया गया है उसे कैसे डील कर रहा है इलेक्शन कमीशन, ये तो हम सब देख ही रहे हैं। और जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है उसमें भी एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ और अन्य लोग होंगे। तो मतलब कंसर्न्स तो हैं, पर मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सरकार क्या प्रोसेसेस फॉलो कर रही है, सरकार किस तरीके से काम कर रही है, और उससे लोगों के ट्रस्ट का क्या हो रहा है। आप ये देखिए कि इतने इम्पॉर्टेंट बिल्स को लाया जा रहा है, देर इज नो कंसिडरेशन, मतलब सरकार बिल्कुल उसको ज़रूरी नहीं समझ रही कि हम लोगों को कॉन्फिडेंस मिले। सरकार बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझ रही कि हम बिल्स का मसौदा भी, आप देखिए सरकार की प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी है, हम नहीं कह रहे, ये तो उनकी पॉलिसी में लिखा है खुद की, जिसके अंदर उन्हें कोई भी कानून का मसौदा 30 दिन तक लोगों के बीच रखना होता है, पब्लिक डोमेन में लोगों का फीडबैक लेना होता है, और उसके बेसिस पर उन्हें बिल को फाइनलाइज करना होता है कैबिनेट में जाने से। कुछ नहीं किया जा रहा। आप लोगों से विचार विमर्श नहीं कर रहे, आप पारदर्शिता नहीं कर रहे, आप कोई ट्रस्ट बिल्डिंग की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप मतलब ऐसे काम हो रहा है जैसे फरमान जारी हो रहे हैं। और पार्लियामेंट को भी आज देखिए, आप इंस्टीट्यूशन की आप बात कर रहे हैं, मतलब लोगों का फेथ कैसे होगा। आज डिलिमिटेशन कमीशन की बात है, मैं तो कह रही हूं कि हमारे देश की जो लोकतंत्र की नींव है, जो पार्लियामेंट है, उसमें क्या हो रहा है। मतलब पार्लियामेंट में जो एमपीज बैठे हैं जिन्हें अब कल से मिलना है, और 3 दिन में जगह जगह पर ये ऐलान किया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा कि ये तो 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा डिसीजन लेने जा रही है हमारी देश की पार्लियामेंट। मतलब आप एमपीज को भी मात्र एक दिन पहले इतने इंपॉर्टेंट बिल्स का मसौदा पकड़ाएंगे। और उसमें भी आज अगर आप जाके देख लीजिए, जो माउथ पीसेस हैं सरकार के और मीडिया के भी जो लोग हैं जो कि वो काम करते हैं, वो आज एक और भ्रम फैला रहे हैं। आज अभी ये सुनने को मिल रहा है कि नहीं, जो ड्राफ्ट बिल आए हैं उसको भूल जाइए, सरकार तो प्रोपोर्शनली इंक्रीज करने वाली है सीट्स को। मतलब ये मजाक बना दिया है। दिस इज अ मॉकरी ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये आप किसी के साथ क्या करने वाले हैं, क्या बिल लाने वाले हैं जिस पर डिबेट होगी गहन। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, आपको जरूरत नहीं लग रही कि आप लोगों से बातचीत करिए। चलिए लोगों को छोड़िए, लोगों के प्रतिनिधि जिन्होंने बैठकर इस पर डिबेट करना है उनसे शेयर भी करिए आप समय से। Where was the need? If the government wanted to bring these revolutionary changes, जो वो कह रहे हैं, मतलब ये तो कह रहे हैं कि हम क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, तो मतलब क्या आपने क्रांतिकारी कदम कल बैठ के लिखे सुबह? आप शेयर नहीं कर सकते थे लोगों के साथ पहले? और फिर अब आपको लग रहा है कि एक धक्का है, पुशबैक है, आवाज उठ रही है, सदर्न स्टेट से उठ रही है, महिला ग्रुप्स बैठे हैं। कल हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में NFIW की जो पहले सेक्रेटरी थी, जो NFIW सुप्रीम कोर्ट गया इस
पूरे कानून की मांग करते हुए, जिसके कारण फिर 2023 में कानून आया, वो भी बैठी थी। सब लोग अब पुशबैक कर रहे हैं, तो आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो ये ला ही नहीं रहे, हम तो एक्चुअली सोच रहे हैं कि हम प्रोपोर्शनल इंक्रीज कर देंगे। मतलब मजाक बना दिया है। तो ऐसे में आप डिलिमिटेशन कमीशन बनाएंगे, आप डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर लोगों को कहेंगे हम बिठा रहे हैं लोगों को, उनमें आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनमें लोगों का आज जीरो ट्रस्ट है। मतलब ये तो स्टडीज बता रही हैं, सर्वेस बता रहे हैं दैट ट्रस्ट इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टुडे इज एट अ हिस्टोरिक लो। आप उनको बिठाएंगे तो भाई किसको विश्वास होगा कि सब सही रहेगा? ये जो पूरा माहौल है जो बनाया गया है, जिसमें लोगों को ट्रस्ट नहीं है, ये किसी और की गलती नहीं है। ये जिस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है, स्क्वेयरली सरकार के ही काम का ये नतीजा है, और अभी भी उसी तरीके से काम चल रहा है। और डिलिमिटेशन कैसे होगी, ये तो डिलिमिटेशन बिल में है ना। अब अगर ये जरूर हो सकता है कि अगले 3 दिन में अगर ऑपोजिशन पार्टीज पूरी तरह से जुड़ जाएं और इसे पास ना होने दें, क्योंकि 2/3 आफ्टर ऑल चाहिए है हमें वहां पर मेजॉरिटी, अगर ना हो पाए, अगर ये बिल या 50% नहीं हो फॉर अदर, तो फिर तो ठीक है, फिर नहीं होगा। लेकिन अदरवाइज जो आज मसौदा है वो तो सबको नजर आ रहा है, जिसमें आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन के बेसिस पर डिलिमिटेशन होगी, विच मीन्स दैट द सदर्न स्टेट्स विल एंड अप लूजिंग। लेट द गवर्नमेंट पुल बैक दैट ड्राफ्ट एंड शेयर अनदर ड्राफ्ट विद द पीपल एंड विद द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। आज कर दे वो नया ड्राफ्ट शेयर। क्या ये मीडिया में आप छोटी छोटी वो फेंक रहे हैं और मतलब लोगों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं? ये दिस इज a completely unacceptable, undemocratic way of functioning। इससे ज्यादा गैर लोकतांत्रिक तरीका हो ही नहीं सकता काम करने का। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात ये है कि सरकार का जो ये मसौदा है महिला आरक्षण विधेयक के जरिए संशोधन करके उसको अभी इम्प्लीमेंट, यानी कि 2029 के लोकसभा चुनाव में इम्प्लीमेंट, लेकिन उसके पीछे जो डिलिमिटेशन का एजेंडा है उससे एक राजनीतिक बवंडर खड़ा हो गया है। सवाल ये है कि जब संसद में बहस होगी, जिसमें सरकारी सोर्सेज यानी कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने जो रिपोर्टर्स को कहा है कि फ्लोर पे जब ये चर्चा होगी उसमें लॉ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जब इसको रिप्लाई करेंगे तो वो जो प्रोपोर्शनेट अंदाज में फार्मूले के तहत जो सीटें बढ़ेंगी उसको कहा जाएगा और वो सेफगार्ड इंश्योर किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर सरकार का यही इरादा था तो ड्राफ्ट बिल में उसको शामिल क्यों नहीं किया गया। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। अंजलि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शरण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, संजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सुनील शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.